13 अप्रैल 1984 दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर इतिहास लिखा जाने वाला था। यह जंग दुश्मन से नहीं, मौत से थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था अगला कदम सियाचिन की किस्मत तय करने वाला था। यहाँ ना पेड़ उगते हैं, न जानवर टिकते हैं। इंसान तैयारी के बिना वह कुछ घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन उसी मौत की सफेद घाटी में भारत के कुछ जवान हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। न उनके पास सही कपड़े थे, न सही जूते, और न ही जिंदा वापस लौटने की कोई गारंटी। हर कदम पर उनके नीचे 500 फीट गहरी बर्फ की दरार थी, जहां गिरने का मतलब था बिना किसी आवाज के हमेशा के लिए गायब हो जाना। लेकिन सवाल है, आखिर भारत को इतनी जल्दी क्या थी? क्यों भारत ने अपने ही सैनिकों को एक ऐसे मिशन पर भेज दिया जिसे कई अफसरों ने सुसाइड मिशन कहा? क्योंकि अगर भारत उस दिन कुछ घंटे भी लेट हो जाता तो आज सियाचिन भारत का नहीं होता। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि भारत अकेला नहीं था। असली रेस अभी शुरू हुई थी। पाकिस्तान भी उसी बर्फीली चोटी की ओर बढ़ रहा था। बस कुछ दिन बाद दोनों देशों की नजरें एक ही बर्फीली चोटी पर थीं, लेकिन जो पहले पहुंचता वही उस जंग का मालिक बनता। ऑपरेशन मेघदूत एक ऐसा मिशन जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक दुश्मन थी प्रकृति खुद। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिन से हराया, कैसे चली सियाचिन की पहली गोली, और कैसे दुनिया की सबसे ऊंची जंग में भारत ने इतिहास लिख दिया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये भारत की सबसे खतरनाक जीत की सच्ची कहानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर विवाद आजादी के बाद से ही था। 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में सीमा को पॉइंट MJ9842 तक तो साफ तौर पर तय किया गया था। लेकिन उसके आगे की जमीन जो पूरी तरह बर्फ से थी के बारे में सिर्फ इतना कहा गया कि वहां से सीमा उत्तर की ओर ग्लेशियरों की तरफ जाएगी। भारत का मानना था कि सीमा कुनलुन पहाड़ों की तरफ जाती है, जबकि पाकिस्तान ने दावा किया कि ये सीधे कराकोरम दर्रे तक जाती है। इसी अधूरी लकीर का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने उस इलाके को अपना बताना शुरू कर दिया। खेल गोलियों से पहले नक्शों पर शुरू हो चुका था। दुनिया के एटलस में एक सीधी लकीर खींची गई और सियाचिन धीरे धीरे पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया जाने लगा। भारत को एहसास हुआ, अगर आज नहीं जागे तो कल देर हो जाएगी। पाकिस्तान जानता था कि अगर वो वहां सीधे सेना भेजता तो भारत को तुरंत पता चल जाता। इसलिए उन्होंने पर्वतों की राजनीति का सहारा लिया। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने एक और चाल चली। विदेशी पर्वतारोहियों को वहीं से परमिट देना शुरू कर दिया। संदेश साफ था, ये इलाका हमारा है। भारत को इस चालाकी की खबर तब लगी जब 1977 में एक जर्मन पर्वतारोही ने भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को एक अंतर्राष्ट्रीय नक्शा दिखाया। उस नक्शे में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। कर्नल कुमार तुरंत हरकत में आए। उन्होंने सरकार से अनुमति ली और 1978 में कर्नल कुमार अपनी टीम के साथ एक गुप्त मिशन पर सियाचिन की बर्फानी चोटियों की ओर बढ़े। ये कोई युद्ध नहीं बल्कि एक टोही मिशन था। जब वे ग्लेशियर के ऊपर पहुंचे, बर्फ की सफेदी में कुछ ऐसे निशान दिखे जो वहां नहीं होने चाहिए थे। दबे हुए सिगरेट के पैकेट, विदेशी राशन के खाली डिब्बे। उस पल कर्नल कुमार समझ गए, दुश्मन खामोशी से यहाँ तक पहुँच चुका है। ये अब सिर्फ शक नहीं था, ये आने वाले तूफान की दस्तक थी। एक बार जब वे सियाचिन में सर्वे कर रहे थे तो एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-86 सेबर उनके सिर के ऊपर से गुजरा। पाकिस्तान को भनक लग गई थी कि भारतीय सेना वहां कुछ कर रही है, लेकिन कर्नल कुमार डरे नहीं। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और विमान की तरफ हाथ हिलाकर नमस्ते किया, जैसे वे कोई आम पर्यटक हों। ये उनका बेखौफ अंदाज था। कर्नल कुमार जब वापस आए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के साथ वो सिगरेट के पैकेट और तस्वीरें पेश की। उन्होंने साफ कहा, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो हम हमेशा के लिए सियाचिन खो देंगे। 1983 के अंत में भारतीय सेना को सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर कब्जा करने के लिए खास किस्म के कपड़ों और जूतों की जरूरत थी। ये कपड़े साधारण नहीं होते, इन्हें एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम कहा जाता है, जो -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड झेल सकें। भारत ने यूरोप के एक बड़े
सप्लायर से संपर्क किया जो -50 डिग्री सेल्सियस तक चलने वाला स्पेशल गियर बनाता था। जब भारतीय सैन्य अधिकारी उस सप्लायर के पास पहुंचे और भारी मात्रा में सामान का ऑर्डर देना चाहा, तो सप्लायर ने कुछ ऐसा कहा जिसने भारतीय अधिकारियों के होश उड़ा दिए। सप्लायर ने कहा, श्रीमान, आप थोड़ा देर से आए हैं। पाकिस्तान ने पहले ही हमसे हजारों की संख्या में यही बर्फीले गियर और जूते ऑर्डर कर दिए हैं। हमारा स्टॉक अभी खाली है, हमें नया बनाने में वक्त लगेगा। दिल्ली पहुंचते ही खतरे की घंटी बज गई। पाकिस्तान सियाचिन पर बड़े पैमाने पर कब्जे की तैयारी कर रहा था। मिशन का नाम था ऑपरेशन अब्दील। लक्ष्य साफ था, मई की शुरुआत में सियाला और बिलाफोंडला पर कब्जा। अगर पाकिस्तान पहले वहां पहुंच जाता तो उन्हें वहां से हटाना लगभग नामुमकिन होता, क्योंकि ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को मारना बहुत कठिन होता है। भारत समझ गया कि अब एक एक दिन की कीमत है। अगर पाकिस्तान मई में आने वाला है तो भारत को उससे पहले पहुंचना होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत को हरी झंडी दी। भारत के पास पर्याप्त बर्फीले कपड़े नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान ने सारा स्टॉक बुक कर लिया था। भारत के पास इतना वक्त भी नहीं था कि नए सिरे से ऑर्डर देकर महीनों इंतजार करे। अगर भारत इंतजार करता तो पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा कर लेता। भारतीय सेना के कमांडरों ने तय किया कि जो कुछ पास में है उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जवानों के पास वही पुराने जमाने के भारी ऊनी स्वेटर, सेना की जैकेट और साधारण कंबल थे। सियाचिन की उन बर्फीली चोटियों तक पहुंचना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। इसे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर वीरों और जाबाज सैनिकों ने अपनी जान हथेली पर रखकर मुमकिन बनाया। जब दिल्ली से गो अहेड का सिग्नल मिला तो भारतीय वायुसेना के MI-8 और चेतक हेलीकॉप्टर जब 20,000 फीट की पतली हवा में पहुंचे तो हर सेकंड इंजन बंद होने का खतरा था। नीचे सिर्फ बर्फ थी और ऊपर सिर्फ भरोसा। पायलटों ने जोखिम लिया और लेह से सैनिकों को उठाकर सीधे ग्लेशियर के मुहाने पर उतारना शुरू किया। वहां न कोई लैंडिंग पैड था, न कोई रास्ता, बस चारों तरफ नीली बर्फ थी। सैनिकों को हेलीकॉप्टर से उतार तो दिया गया, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। ग्लेशियर पर चलते समय सबसे बड़ा डर बर्फ की दरारों का होता है। ये बर्फ के नीचे छिपी सैकड़ों फीट गहरी दरारें होती, जो ऊपर से ताजी बर्फ से ढकी होती। अगर एक सैनिक का पैर फिसला तो वो सीधा पाताल में समा जाता। सैनिकों ने खुद को एक दूसरे से लंबी रस्सियों से बांध लिया। अगर एक गिरता तो बाकी उसे खींच लेते। वे भारी बर्फ के जूतों के साथ मीलों पैदल चले। सियाचिन में रात का तापमान इतना गिर जाता है कि अगर आप नंगे हाथ से किसी लोहे की बंदूक को छू लें तो आपकी खाल उस लोहे से चिपक कर उखड़ जाएगी। सैनिकों के पास खास हीटिंग वाले टेंट नहीं थे। वे पत्थरों की आड़ लेकर या बर्फ में गड्ढा खोदकर बैठ जाते और साधारण कंबलों और चादरों में दुबक कर रात काटते। वहाँ आग जलाना नामुमकिन था। डिब्बा बंद खाना पत्थर जैसा सख्त हो जाता। सैनिकों को चॉकलेट या सूखे मेवे चबाकर अपनी कैलोरी पूरी करनी पड़ती। हवा में ऑक्सीजन इतनी कम थी कि हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे फेफड़े फट जाएंगे। सैनिकों को HAPE का खतरा था, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है। कई सैनिकों की नाक और कान से खून आने लगा, लेकिन वे वापस नहीं मुड़े। उनका लक्ष्य था साल्तोरो रिज की चोटियों पर पाकिस्तान से पहले पहुंचना। जब वे चोटी के करीब पहुंचे तो ढलान एकदम सीधी थी। सैनिकों के पास बर्फ पर चढ़ने वाली आधुनिक कीलें कम थीं। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियों और राइफलों का सहारा लेकर बर्फ में सीढ़ियां बनाई। ऊपर चढ़ते वक्त उन्होंने खुद को सफेद चादरों से ढका हुआ था। पाकिस्तानी पोस्ट नीचे की तरफ थी और वे ऊपर देख रहे थे, लेकिन उन्हें सफेद बर्फ के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। 13 अप्रैल की सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो कैप्टन संजय कुलकर्णी और उनके साथियों ने बिलाफोंडला पर तिरंगा लहरा दिया। पाकिस्तान की योजना ऑपरेशन अब्दील के मुताबिक उन्हें मई में वहां पहुंचना था, लेकिन उसी दिन पाकिस्तानी सेना ने ग्लेशियर की स्थिति जांचने के लिए कुछ हेलीकॉप्टर भेजे। उन्हें पूरा भरोसा था कि वहां कोई इंसान नहीं होगा। जब पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर बिलाफोंडला दर्रे के ऊपर से गुजरे तो पायलटों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नीचे बर्फ पर कुछ आकृतियां हिल रही थीं। भारतीय सैनिकों ने खुद को सफेद चादरों से ढका हुआ था, इसलिए वे दूर से सिर्फ बर्फ के टीले लग रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तानी और करीब आए तो उन्होंने देखा कि वहां भारतीय सैनिक अपनी चौकियां बना चुके और मोर्चेबंदी कर चुके हैं। 17 अप्रैल 1984 की वो सुबह सियाचिन की खामोश वादियों के लिए हमेशा के लिए बदल गई थी। ये वो दिन था जब दुनिया के इस सबसे शांत और बर्फीले कोने में पहली बार बारूद की गंध घुली थी। सियाचिन के बिलाफोंडला
दर्रे पर करीब 18,000 फीट की ऊंचाई थी। वहां मौजूद भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कैप्टन संजय कुलकर्णी कर रहे थे, पिछले 4 दिनों से हाड़ कंपा देने वाली ठंड में डटी थी। उनके पास न रहने को पक्के बंकर थे, न पेट भरने को गर्म खाना। वे बस सफेद चादरें ओढ़े बर्फ में दबे हुए पाकिस्तानियों का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से बर्फ पर कुछ हलचल दिखाई दी। पाकिस्तान की SSG के कुछ कमांडो, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि इतनी ठंड में यहाँ कोई नहीं होगा। वे अपनी भारी जैकेटों और आधुनिक गियर्स के साथ बड़े आराम से बातें करते हुए ऊपर आ रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक जैसे ही दर्रे के बिल्कुल करीब पहुंचे, बर्फ के एक ढेर के पीछे से एक भारतीय सैनिक खड़ा हुआ। उसकी सफेद चादर बर्फ में ऐसी मिली हुई थी कि जब तक वो हिला नहीं, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चला। भारतीय सैनिकों ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी। पाकिस्तानी सैनिक एक पल के लिए पत्थर बन गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि भारतीय सेना यहाँ पहले से कैसे पहुँच गई। हवा में तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल था। पाकिस्तानियों ने अचानक अपनी राइफलें तानी और भारतीय पोस्ट पर फायर झोंक दिया। धाएं, यह सियाचिन के इतिहास की पहली गोली थी। भारतीय सैनिक पहले से ही तैयार थे। उन्होंने ऊंचाई पर होने का फायदा उठाया। जैसे ही पाकिस्तानियों ने फायर किया, भारतीय जवानों ने अपनी पोजीशन संभाली और जवाबी हमला शुरू कर दिया। वहाँ की हवा इतनी पतली थी कि गोली चलने की आवाज आम मैदानों जैसी नहीं, बल्कि किसी पटाखे के फूटने जैसी दबी हुई आ रही थी। लेकिन उन गोलियों का असर गहरा था। जब उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिक न सिर्फ वहां मौजूद हैं, बल्कि पूरी आक्रामकता के साथ जवाब दे रहे हैं, तो उनके हौसले पस्त हो गए। पाकिस्तानी कमांडो अपनी जान बचाकर नीचे की ओर भागे। उन्होंने अपने पीछे अपना कुछ सामान और रसद भी छोड़ दी, जिसे बाद में भारतीय सैनिकों ने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान ने जनता को ये बताया ही नहीं कि सियाचिन रणनीतिक रूप से कितना जरूरी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वहां से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच की कड़ी को काट सकता है। जनरल जिया ने इसे एक बेकार का सफेद हाथी बताया ताकि लोग इस हार को भूल जाएं। भले ही जिया उल हक दुनिया के सामने ये कह रहे थे कि घास नहीं उगती, लेकिन अंदर ही अंदर पाकिस्तानी सेना बहुत गुस्से में थी। इस हार का घाव इतना गहरा था कि पाकिस्तान ने अगले कई सालों तक अपने हजारों सैनिकों की जान सिर्फ उन चोटियों को वापस पाने के लिए झोंक दी जिन्हें वे बेकार कह रहे थे। 23 अप्रैल की रात बर्फीला तूफान अपने चरम पर था। टेंट के अंदर भारतीय जवान कुछ घंटों की नींद लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर कैप्टन चंचल पांडे अकेले पहरा दे रहे थे। अचानक उन्हें सफेद अंधेरे में हल्की सी हरकत दिखी। वो भ्रम नहीं था। पाकिस्तानी कमांडो उनकी पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। बिना समय गवाए उन्होंने अपनी राइफल संभाली और फायर कर दिया। गोलियों की आवाज बर्फीली हवा में गूंज रही थी। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे, लेकिन उसी अफरा तफरी में दुश्मन की एक गोली सीधी आकर उन्हें लगी। वो एक पल को डगमगाए, फिर बर्फ पर गिर पड़े। उनकी आखिरी गोली उनके साथियों को जगा चुकी थी। भारतीय जवान टेंट से बाहर निकले और जवाबी हमला शुरू हुआ। सुबह जब सूरज निकला तो बिलाफोन ला पर तिरंगा पहले से ज्यादा मजबूती से लहरा रहा था। एक सैनिक गिरा था, लेकिन पोस्ट नहीं गिरी। 23 अप्रैल को कैप्टन चंचल पांडे और उनके साथियों से मार खाने के बाद पाकिस्तान समझ गया कि भारत को सीधे हमले से हटाना नामुमकिन है। पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदली और पूरे साल्टोरो रिज पर भारतीय चौकियों के सामने अपनी चौकियां बनानी शुरू कर दी। अब जंग चूहे बिल्ली के खेल जैसी हो गई थी। जो चोटी खाली होती उसे कब्जाने की होड़ मच गई। 1984 के बाकी महीनों में भारत ने अपनी पकड़ और मजबूत की और सियाला और ग्योंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रों पर भी तिरंगा फहरा दिया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने 1985 से 85 के दौरान एक बहुत ही खतरनाक काम किया। उन्होंने 21,153 फीट की ऊंचाई पर एक पोस्ट बनाई, जिसका नाम उन्होंने अपने राष्ट्रपिता के नाम पर कायदे आजम पोस्ट रखा। ये पोस्ट एक अजय किले जैसी थी। वहां से पाकिस्तानी सैनिक नीचे मौजूद भारतीय चौकियों को सीधे देख सकते थे और उन पर सटीक निशाना लगा सकते थे। ये भारत के लिए गले की हड्डी बन गई थी। 3 साल तक पाकिस्तान उस ऊंची चोटी से भारत को परेशान करता रहा। फिर आया जून 1987। भारत ने तय किया कि अब बहुत हुआ। ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह और उनकी टीम को काम सौंपा गया कि उस पोस्ट को फतह करना है। उनके सामने 1500 फीट ऊंची बिल्कुल सीधी बर्फ की दीवार खड़ी थी। उसी दीवार पर चढ़ते हुए नीचे मौत, ऊपर दुश्मन। लेकिन बाना सिंह और उनकी टीम रुकी नहीं। जब सुबह हुई, कायदे आजम पोस्ट अब बाना पोस्ट बन चुकी थी। भारत ने उस पोस्ट को छीन लिया और उसका नाम पाकिस्तान के नेता के नाम से बदलकर हमारे वीर योद्धा के नाम पर बाना पोस्ट रख दिया। ऑपरेशन मेघदूत ने सिखाया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले से जीता जाता है। अगर भारत 13 अप्रैल को न पहुंचता तो आज लद्दाख का नक्शा कुछ और होता। आज भी सियाचिन की हवाएं -50 डिग्री सेल्सियस पर चलती हैं, लेकिन वहाँ तिरंगा उससे भी ज्यादा ऊंचा लहराता है, क्योंकि उस अप्रैल की सुबह सियाचिन जीत लिया गया था। लेकिन कीमत
सिर्फ जमीन की नहीं थी, वहाँ हर चोटी पर एक कहानी दबी है, बर्फ के नीचे आज भी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो